बोलने जा रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये बोल रहा है आई प्लेस अ सेल इन अ सॉल्यूशन। आई प्लेस अ सेल इन अ सॉल्यूशन, मैंने एक सेल को एक सॉल्यूशन में रखा। इसका मतलब ये देखो, ये रहा एक सेल और ये रहा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। ये रहा बच्चों, ये रहा सेल और ये रहा सॉल्यूशन। मैंने एक सेल को एक सॉल्यूशन में रखा, फिर वो कह रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई नोटिस डेट द सेल श्रिंक। वो कह रहा है मैंने कुछ टाइम के बाद मैंने क्या नोट किया, मैंने नोट किया मेरा जो ये सेल है ये तो श्रिंक हो गया। ये जो मेरा सेल था बच्चों ये क्या हो गया, श्रिंक हो गया। तो वो कह रहा है एज इफ इट इज लूजिंग वाटर, ऐसा लगा जैसे कि उसने पानी लूज कर दिया। तो वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सीम्स लाइकली, तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ होगा। तो बच्चों होता क्या है, ध्यान से देखेंगे, मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में पढ़ाया था ओस्मोसिस। क्या पढ़ाया था, ओस्मोसिस। बच्चों ओस्मोसिस जो होता है ना वो कहां से कहां होता है, ओस्मोसिस का मतलब होता है वाटर का मूवमेंट। जहां पानी ज्यादा होता है, वाटर क्या है बच्चों आपका सॉल्वेंट, वाटर क्या है आपका सॉल्वेंट। जहां पानी ज्यादा होता है वहां से पानी कहां जाता है, जहां पे पानी कम होता है। वाटर आपका सॉल्वेंट है, यस और नो। तो मैं ये बात बोल सकती हूँ कि ऑस्मोसिस का मतलब होता है वाटर की नेट मूवमेंट कहां होगी, वाटर की नेट मूवमेंट होगी हाई सॉल्वेंट रीजन से लो सॉल्वेंट रीजन में। या फिर मैं बोल सकती हूँ वाटर मूव करेगा हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो बच्चों, एक जो सॉल्यूशन होता है, एक जो आपका सॉल्यूशन होता है, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, आपका जो सॉल्यूशन होता है बच्चों, इस सॉल्यूशन में आपका जो सॉल्यूशन होता है, इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट नाम की दो चीजें प्रेजेंट होती हैं। अगर आपका सॉल्वेंट हाई है तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो सॉल्यूट है वो कैसा हो जाएगा बच्चों, लो। कैसा हो जाएगा, लो। और अगर आपका सॉल्वेंट लो है तो ये चीज क्या बताता है, ये चीज बताता है कि आपका जो सॉल्यूट है वो कैसा है, हाई। वो कैसा है, हाई। मेरी बात समझ में आ रही है। मैंने तुम्हें क्या बताया है, मैंने तुम्हें बताया है कि एक सॉल्यूशन जो है बच्चों, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये देखो मैंने अभी तुम्हें बताया है कि सॉल्यूशन जो है ना, सॉल्यूशन दो चीजों से बनता है, किस किस से, सॉल्वेंट से और सॉल्यूट से, ठीक है। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो है वो हाई है, इसका मतलब तुम्हें अपने आप समझना पड़ेगा कि यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कैसी है, लो। और अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरा जो सॉल्वेंट है वो लो कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है, तो हमें अपने आप समझना पड़ेगा कि यहाँ पे सॉल्यूट कैसा होगा, ज्यादा। तो जैसा कि तुम्हें पता है ओस्मोसिस जो है वो पानी जहां पे ज्यादा होता है वहां से कम पानी की तरफ जाता है। मतलब ओस्मोसिस का मतलब होता है हाई सॉल्वेंट से लो सॉल्वेंट में जाना। तो इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, इसका मतलब होता है वाटर लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट में जाता है, यस और नो। तो तुम्हें पता है यहाँ पे सेल श्रिंक हुआ है, इसका मतलब वाटर जो है वो सेल के अंदर से बाहर सॉल्यूशन में जा रहा है। अगर पानी सेल के बाहर जाता है तो बच्चों इसको एक्स ओस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको एक्स ओस्मोसिस बोलते हैं। और अगर यहाँ पे पानी सेल के अंदर आ रहा होता और सेल स्वेल कर रहा होता तो इस चीज को एंडोस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एंडोस्मोसिस। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे एक्सोस्मोसिस हो रहा है, ये क्वेश्चन भी आ सकता था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन आपको बोला हुआ है द सॉल्यूशन इज अ स्ट्रॉन्ग बफर, ये हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर वो बोल रहा है द सॉल्यूशन इज एन एसिड, ये भी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर वो बोल रहा है द सॉल्यूशन हैज मोर डिसॉल्व्ड सॉल्यूट देन द सेल डज। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जो सॉल्यूशन है ना, जो सॉल्यूशन है इसके पास सॉल्यूट ज्यादा है, इसके पास सॉल्यूट ज्यादा है। इसका मतलब सेल के पास सॉल्यूट कैसे है, कम। तो बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको बताया है ना ऑस्मोसिस लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट में भी होता है। इसका मतलब पानी सेल से कहां जा रहा है, सॉल्यूशन में। तो इसी को हम लोग राइट ऑप्शन टिक कर देंगे। तो यहाँ पे बच्चों जो आपका राइट आंसर हो गया वो क्या हो गया, सी। ऐसा सॉल्यूशन बच्चों, ऐसा सॉल्यूशन जहां पे सॉल्यूट ज्यादा होता है, सॉल्वेंट कम होता है सेल के कंपैरिजन में, इसको हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। कौन से सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं बच्चों, इसको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब सेल की कंपैरिजन में आपके पास सॉल्वेंट कम है और सॉल्यूट ज्यादा है, तो पानी आपके पास आएगा। और यहीं पे आप एक टर्म और सीख सकते हो बच्चों, यहीं पे आप एक टर्म और सीख सकते हो। मैं यहाँ पे इरेज कर देती हूँ, मैं यहाँ पे कुछ बातें इरेज कर देती हूँ। यहीं पे आप एक टर्म और सीख सकते हो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। बच्चों हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके पास सेल के कंपैरिजन में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन
जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बच्चों ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके पास सेल के कंपैरिजन में सॉल्वेंट कैसा होता है ज्यादा और सोल्यूट कैसा होता है कम। तो अगर एक सेल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो सेल के पास पानी जाता है तो सेल जो है वो स्वेल करता है। क्या करता है? स्वेल। लेकिन यहाँ पे श्रिंक दिया हुआ है तो मेरा ऑप्शन क्या होगा बच्चों? यहाँ पे सी। क्या होगा? सी। जल्दी से मुझे बताइए क्या ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट आपको क्लियर है? यहाँ पे आपसे सॉल्यूशन भी पूछ सकता था कि बताओ ये जो सॉल्यूशन है ये हाइपरटोनिक है या हाइपोटोनिक है। एक होता है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब है जितना जो सेल के पास सोल्यूट सॉल्वेंट है वो सेम ही सॉल्यूशन के पास भी है, उतना ही सॉल्यूशन के पास भी सॉल्वेंट और सोल्यूट का कंसंट्रेशन है। तो नेट मूवमेंट, नेट फ्लो जो होता है वाटर का वो क्या हो जाता है? वो क्या हो जाता है बच्चों? जीरो। ठीक है, तो एक सेल ना स्वेल करता है ना श्रिंक करता है। इस केस में सेल को फ्लेसीड कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लेसीड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से मुझे बताएंगे क्या ये क्वेश्चन सब बच्चों को क्लियर है? तो यहाँ पे एक्सोस्मोसिस हो रहा है, एंडोस्मोसिस हो रहा है, क्या हो रहा है? ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता था। ये सॉल्यूशन कैसा है, सोल्यूट ज्यादा है कम है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है। और यहाँ पे हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक के रिस्पेक्ट में भी क्वेश्चन आ सकता था। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तनिष्का, जया, विद्या, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सोनाली, शिल्पा, खुशबू, क्या ये बात सबको क्लियर है? झा क्रिएशन, क्या ये बात सबको क्लियर है? ठीक है, इसी के साथ अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी के साथ बच्चों अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। ये रहा बच्चों हमारा आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद इट्स फंक्शन। आपको पता है आपके पास बहुत सारे प्लांट हार्मोन्स मिलते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो 5 है। कौन कौन से? ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड और आपका इथाइलिन। इसके अलावा आपके पास जेस्मोनिक एसिड भी मिलता है और आपके पास स्ट्रिगोलेक्टोन्स भी मिलते हैं, आपके पास ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स भी मिलते हैं, वो भी प्लांट हार्मोन की तरह ही एक्ट करते हैं। लेकिन मेन आपके 5 ही प्लांट हार्मोन है जो आपको ज्यादा डिटेल में स्टडी करने पड़ते हैं। तो वो प्लांट के हार्मोन के नाम आपको दिए हुए हैं और आपको बताना है इसमें से किसका फंक्शन प्रॉपर्ली मैच नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट बोल रहा है कि ऑक्सीन जो है ना वो एपिकल डोमिनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम एक एक ऑप्शन को अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों। एपिकल डोमिनेंस क्या होती है? ये वर्ड आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। एपिकल डोमिनेंस क्या होती है मैं आपको ये बात बता देती हूँ बच्चों। एपिकल डोमिनेंस का मतलब होता है ये जो प्लांट है, ये देखो ये कोई प्लांट था, ठीक है, प्लांट, ये कोई प्लांट है, इसका जो टॉप मोस्ट, जो हाइट का जो टॉप मोस्ट वाला बर्ड है इसको एपिकल बर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिकल बर्ड। तो ये एपिकल बर्ड क्या करता है? अपने आसपास वाली जो अपनी जो ये जो अपनी लेटरल ब्रांचेस होती हैं, ये जो आपकी लेटरल ब्रांचेस होती हैं जो किसकी वजह से ग्रो करती हैं? जो आपके एक्सिलरी बर्ड की वजह से ग्रो करती हैं, जिनको लेटरल बर्ड्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? लेटरल बर्ड्स भी कहा जाता है। जो बर्ड्स यहाँ पे ऐसे लेटरल कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं तो ये एपिकल बर्ड इनको ग्रो नहीं करने देता और खुद ही खुद ग्रो करता है। इसी को बोलते हैं डोमिनेंसी दिखाना, कि जो हाइट पे एपिकल बर्ड बैठा है ये अपनी डोमिनेंसी दिखा रहा है, जिसकी वजह से आपकी लेटरल बर्ड जो है वो लेटरल ब्रांचेस नहीं बना पाते और एक प्लांट की लेटरल ग्रोथ जो है वो क्या हो जाती है? इनहिबिट। क्या हो जाती है? इनहिबिट। तो बच्चों ये काम आपका ऑक्सीन करवा के जाता है। कौन करवा के जाता है? ऑक्सीन। ऑक्सीन बच्चों आपका एपिकल डोमिनेंस करवा के जाता है क्योंकि बच्चों ऑक्सीन ना, ऑक्सीन आपका स्ट्रिगोलेक्टोन सिंथेसिस करवाता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ऑक्सीन आपका स्ट्रिगोलेक्टोन्स कंपाउंड्स क्या करवाता है? सिंथेसिस करवाता है। ये जो आपके स्ट्रिगोलेक्टोन्स होते हैं बच्चों ये एक जीन को एक्टिव करते हैं जिसका नाम होता है BCR1 जीन। क्या नाम होता है? BCR1 जीन। ये BCR1 जीन आपको पता है हर चीज जीन कंट्रोल करती है। ये BCR1 जीन ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जिसकी वजह से जो आपकी लेटरल ग्रोथ है वो क्या हो जाती है बच्चों? इनहिबिट। क्या हो जाती है? इनहिबिट। तो क्या ये पूरा प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आया कि ऑक्सीन एपिकल डोमिनेंस कैसे करवाता है? वो स्ट्रिगोलेक्टोन्स का सिंथेसिस करता है और ये जो स्ट्रिगोलेक्टोन्स है बच्चों ये BCR1 जीन बनवाते हैं जिसकी वजह से BCR1 जीन ऐसे फैक्टर बनाता है जो लेटरल बर्ड की ग्रोथ को, उनके एक्सपेंड को क्या करता है? इनहिबिट करता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ऑक्सीन समझ में आया? अब हम बाकी देखते हैं। तो ऑक्सीन तो सही दिया हुआ है कि ऑक्सीन एपिकल डोमिनेंस करवाता है। याद कैसे करेंगे? ए से ऑक्सीन, ए से एपिकल डोमिनेंस। ठीक है। सेकंड आपसे बोला हुआ है कि एब्सिसिक एसिड जो है ना वो ट्रांसपिरेशन का रेट कंट्रोल करता है।
एब्सिसिक एसिड जो है बच्चों आपका, ये आपका ट्रांसपिरेशन का रेट कंट्रोल करता है। तो मैं बोलूंगी बिल्कुल सही, क्योंकि बच्चों एब्सिसिक एसिड जो है ना वो स्टोमेटा की क्लोजिंग या ओपनिंग को कंट्रोल करता है। एब्सिसिक एसिड जो है बच्चों वो आपकी स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर स्टोमेटा ओपन होंगे तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, और अगर स्टोमेटा क्लोज होंगे तो ट्रांसपिरेशन कम होगा। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है वाटर का लॉस होना, वाटर वेपर बन बन के। एक प्लांट जो है जब उसके स्टोमेटा खुलते हैं तो उसका जो अंदर का पानी है वो वेपर बन बन के उड़ जाता है, इसी को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रो स्टोमेटा, इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। तो स्टोमेटा अगर ओपन होंगे तो ट्रांसपिरेशन होगा, स्टोमेटा अगर क्लोज होंगे तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। इसका मतलब एब्सिसिक एसिड जो है वो ट्रांसपिरेशन रेट को कंट्रोल करता है। तो ये दोनों ऑप्शन भी सही है। साइटोकाइनिन जो होता है ना बच्चों, वो आपका बुढ़ापा, एक प्लांट जैसे आप लोग बूढ़े होते हो, आप में सेनेसेंस आता है, ऐसे प्लांट में भी सेनेसेंस आता है। तो साइटोकाइनिन उस चीज को डिले करता है कि तुम रुक जाओ, अभी तुम थोड़ा और जवानी जी लो अपनी, ठीक है। तो साइटोकाइनिन जो है वो बच्चों सेनेसेंस को डिले करता है। वहीं पे जो आपका इथाइलिन है वो सेनेसेंस को प्रमोट करता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। अब वो कह रहे हैं जिब्रेलिन्स प्रमोट बर्ड एंड सीड डोरमेंसी। तो बच्चों बर्ड या फिर सीड डोरमेंसी क्या होता है? देखो बर्ड या सीड डोरमेंसी का मतलब होता है, डोरमेंसी का मतलब होता है रेस्टिंग स्टेज। डोरमेंसी का मतलब क्या होता है? रेस्टिंग स्टेज। तो अगर कोई बर्ड और सीड अगर उसको अनफेवरेबल कंडीशन मिल रही है तो वो डोरमेंसी स्टेज में चले जाते हैं, वो रेस्ट करते हैं ताकि जब फेवरेबल कंडीशन आए तब वो जर्मिनेट कर दे। लेकिन बच्चों ये काम जिब्रेलिन प्रमोट नहीं करता, जिब्रेलिन तो सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है, जिब्रेलिन तो सीड का जर्मिनेशन करवाता है, सीड सेट करवाता है। ये काम आपका एब्सिसिक एसिड करता है। एब्सिसिक एसिड बच्चों डोरमेंसी को प्रमोट करता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया डी, क्योंकि जिब्रेलिन के साथ ये मिसमैच हो रहा है। जिब्रेलिन तो इस काम को क्या करवाता है बच्चों? ब्रेक करवाता है, डोरमेंसी ब्रेक करवाता है, और एब्सिसिक एसिड इस चीज को प्रमोट करता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है बच्चों वो क्या है? डी। क्या है? डी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से रिप्लाई करेंगे, क्या ये बात सबको क्लियर है? क्या ये क्वेश्चन सब बच्चों को क्लियर है? जल्दी से बताएंगे, क्या ये बात, क्या ये क्वेश्चन सब बच्चों को क्लियर है? आगे चलूं मैं? जल्दी से बताइए, क्या ये बात सब बच्चों को क्लियर है? अब क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, हो सकता है आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि एपिकल डोमिनेंस कौन करवाता है, तो आप बोल दोगे भाई ऑक्सीन करवाता है। आपसे पूछ ले ट्रांसपिरेशन का रेट कौन कंट्रोल करता है, आप बोलोगे एब्सिसिक एसिड करता है। आपको बोले कि सेनेसेंस को कौन डिले करता है, तो आप बोलोगे साइटोकाइनिन करता है। तो इसीलिए मैंने सारे ऑप्शंस करवा दिए ताकि आपको एक पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाए कि आपको कब कहाँ कैसे आंसर देना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलें आगे। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन in combination with auxin stimulate cell division in plants and determines the course of differentiation। ये क्या बोल दिया क्वेश्चन ने? वो कह रहा है उस प्लांट हार्मोन का, ये सपोज एक्स कोई हार्मोन है, तो इस एक्स हार्मोन का नाम बताओ। बच्चों ये क्या करता है? ये ऑक्सीन के साथ कॉम्बिनेशन में काम करता है। ये प्लांट हार्मोन ऑक्सीन के साथ कॉम्बिनेशन में काम करता है, और जब ये ऑक्सीन के साथ कॉम्बिनेशन में काम करता है तो ये प्लांट्स के अंदर सेल डिवीजन करवाता है। क्या करवाता है? सेल डिवीजन करवाता है। साथ ही साथ जो सेल ऐसे डिवाइड कर रहे हैं ये इनका डिफरेंशिएशन भी करता है कि भाई रूट कौन बनेगा, शूट कौन बनेगा। तो आपको इस प्लांट हार्मोन का नाम बताना है बच्चों। इस प्लांट हार्मोन का नाम है साइटोकाइनिन। क्या नाम है? साइटोकाइनिन। आप ये क्वेश्चन बहुत बहुत बार एग्जाम्स में आता है, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये कंसेप्ट आप मेरा अच्छी तरीके से आज समझ लो। होता क्या है बच्चों, अगर साइटोकाइनिन ज्यादा प्रेजेंट है एज कंपेरिजन टू ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीन का जो कंसंट्रेशन है वो कम है और साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो हमेशा आपका शूट सिस्टम बन के तैयार होगा। शूट एपिकल मेरिस्टम में ग्रोथ होगी और शूट सिस्टम बनेगा। आपने सैम सुना होगा ना, शूट एपिकल मेरिस्टम, हमेशा इसके अंदर डिवीजन होगा और शूट बन के जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर अपोजिट कंडीशन प्रेजेंट है, आपका जो साइटोकाइनिन है बच्चों वो कैसा है? लो, लेकिन आपका जो ऑक्सीन है वो कैसा है बच्चों? हाई। तो हमेशा रूट एपिकल मेरिस्टम में क्या होगी? सेल डिवीजन स्टार्ट होगी और आपका रूट सिस्टम बन के जाएगा। जो आपका कैलस है, कैलस मतलब होता है अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। कैलस का मतलब होता है बच्चों ऐसा सेल का मास जो अभी डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, जिसके अंदर अभी डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, सेल का फंक्शन डिसाइड नहीं हुआ है कि किसको रूट बनाना है किसको शूट बनाना है। यहाँ से शूट पहले बनेगा या रूट पहले बनेगा। तो ये जो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल होता है इसको कैलस कहते हैं।
तो अगर इसके अंदर आप साइटोकाइनिन का हार्मोन ज्यादा दोगे, ऑक्सीन का कम दोगे, तो आपका सैम बनेगा, शूट एपिकल मेरिस्टम में डिवीजन होगी और आपका शूट सिस्टम बनके तैयार होगा। वहीं पे अगर आपका ऑक्सीन ज्यादा है, साइटोकाइनिन कम है, तो आपका रूट एपिकल मेरिस्टम में डिवीजन होगी, मतलब आपका रूट सिस्टम बनके तैयार होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? आकांक्षा पहले सीयूटी दे लो, उसके बाद सजेस्ट कर देंगे। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाके क्या करोगे? प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाके क्या करोगे बेटा? सीयूटी में तुम्हारा सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। प्राइवेट तो फिर तुम सेंट जेवियर्स चले जाओ, सेंट विल्फ्रिड्स चले जाओ, ये जितने भी सेंट वाले कॉलेज हैं, सेंट जोसेफ चले जाओ, ये सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनका थोड़ा बहुत नाम भी है। ठीक है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है, वो भी थोड़ा प्राइवेट वो एडमिशन ले लेती है, तो वहां पे तुम लोग जा सकते हो। लेकिन बेटा जो वैल्यू गवर्नमेंट की है वो प्राइवेट की नहीं है, तो अपना सीयूटी पे फोकस करो। और सीयूटी के अंदर जो यूनिवर्सिटीज नहीं आ रही है, उन यूनिवर्सिटीज के डायरेक्ट मेरिट बेस पे या अपने पर्सनल एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसके फॉर्म भी फिल करो, ताकि तुम्हारे पास एटलीस्ट किसी अच्छी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन रह जाए, एक सीट तुम सिक्योर कर लो। ठीक है? नहीं नहीं आस्था, आप उल्टा सोच रहे हो। ऑक्सीन ज्यादा होता है तो रूट डेवलप करता है, और साइटोकाइनिन ज्यादा होता है तो शूट डेवलप करता है। आपने जहां से भी पढ़ा है वो गलत पढ़ा है। ठीक है, चलो इसी के साथ हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो बच्चे नए हैं उनको पता है कि उनको चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। और आजकल अगर कोई बच्चा कोर्स लेना चाहता है, अगर कोई बच्चा कोर्स पेड कोर्स लेना चाहता है, तो फ्लैट 50% ऑफ लगा हुआ है। 15 अगस्त 75 आपका इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग भी, तो आपका फ्लैट 50% ऑफ लगा हुआ है सारे कोर्सेज पे। तो आप अपना पेड सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके लिए नंबर दिया हुआ है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी के साथ बच्चों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट एबीए? एबीए क्या होता है बच्चों? एबी होता है आपका एब्सिसिक एसिड, और एब्सिसिक एसिड क्या है बच्चों? आपका प्लांट हार्मोन। तो वो कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है एब्सिसिक एसिड के बारे में इनकरेक्ट है? फर्स्ट, वो क्या कह रहा है? एब्सिसिक एसिड इनहिबिट्स जर्मिनेशन ऑफ मैनी मेच्योर सीड्स एंड विविपेरी। मैंने आपको बताया ना कि एब्सिसिक एसिड डोरमेंसी करवाते हैं, मतलब जर्मिनेशन को रोकते हैं। यस और नो? इसी को तो बोलते हैं डोरमेंसी, कि कोई सीड जो है वो जर्मिनेट ना करके रेस्टिंग स्टेज में चला गया। तो एब्सिसिक एसिड जो है जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है, क्योंकि वो डोरमेंसी को प्रमोट करता है। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है। फिर सेकंड कह रहा है इट कॉजेज सीड एंड बड डोरमेंसी, ये भी क्या है? करेक्ट। फिर वो कह रहा है इट कॉजेज लीव सेनेसेंस इंडिपेंडेंट ऑफ इथाइलिन, ये इथाइलिन के बिना भी पत्तियों को सेनेसेंस प्रोवाइड करवा सकता है, उनका बुढ़ापा ला सकता है। ये स्टेटमेंट भी बच्चों बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन कह रहा है कि इट सिंथेसाइज्ड ओनली इन रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू शूट्स। वो कह रहा है एब्सिसिक एसिड ना सिर्फ और सिर्फ यहाँ ऐसे रूट्स में बनती हैं, और उसके बाद रूट से वो कहाँ जाती है? शूट में। कहाँ जाती है? शूट में। बच्चों ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया डी। क्योंकि बच्चों जो आपका एब्सिसिक एसिड है ना, वो रूट्स में ना बन के बच्चों वो वेस्क्यूलर टिश्यूज में बनता है। वो कहाँ बनता है? वेस्क्यूलर टिश्यूज में। वो आपका जाइलम और फ्लोएम में बनता है, और यहां से वो किसी भी टारगेट टिश्यू में जा सकता है। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ शूट में जाएगा, वो किसी भी टारगेट टिश्यू में जा सकता है जहां पे एब्सिसिक एसिड की नीड है। तो ये ऑप्शन जो है आपका इनकरेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू एब्सिसिक एसिड। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा बच्चों वो होगा डी। क्या होगा यहाँ पे आपका आंसर? डी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से मुझे बताइए, क्या ये बात आपको क्लियर है? इसी के साथ बच्चों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हॉर्मोन्स के ऊपर बच्चों हर, चाहे CSIR नेट हो, चाहे जैम का पेपर हो, चाहे तुम्हारा CUET PG हो, चाहे गेट का पेपर हो, चाहे कोई भी पेपर हो, हॉर्मोन्स, प्लांट हॉर्मोन्स और फोटोसिंथेसिस ऐसा टॉपिक है जिसपे से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है तुम्हारे प्लांट फिजियोलॉजी में। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड तो नहीं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन is produced under deficient condition and plays an important role in the tolerance response of plant to drug। वो कह रहा है इनमें से वो कौन सा प्लांट का हार्मोन है जो जब किसी चीज की कमी होती है, डेफिशिएंसी मतलब कमी होना, जो डेफिशिएंसी वाली कंडीशन में बनता है, और प्लांट को सूखा, ड्रफ मतलब सूखा, प्लांट को टॉलरेंस प्रोवाइड करता है कि वो जो सूखा पड़ा है उससे लड़ सके। तो बच्चों उस हार्मोन का नाम है एब्सिसिक एसिड। क्या नाम है बच्चों? एब्सिसिक एसिड। बच्चों एब्सिसिक एसिड जो है ये क्या करता है, ध्यान से देखेंगे। एब्सिसिक एसिड ना बच्चों
क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए। देखो बच्चों होता क्या है, अगर स्टोमेटा ओपन होंगे, क्या होंगे? ओपन होंगे, तो वहां से पानी का जो लॉस है जिसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं वो ज्यादा होगा। यस और नो? तो बच्चों ये जो एब्सिसिक एसिड है ये क्या करता है? ये एब्सिसिक एसिड ये जो आपके स्टोमेटा है इनको क्लोज कर देता है। क्या कर देता है? क्लोज, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन का जो रेट है, ट्रांसपिरेशन का जो रेट है बच्चों वो भी कम हो जाता है। तो सूखे, जब सूखा पड़ रहा है तो आप क्या करते हो? इस तरीके से वाटर को प्रिजर्व करते हो। क्या करते हो? प्रिजर्व करते हो। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? तो एब्सिसिक एसिड इस तरीके से आपको टॉलरेंस प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये आपका ट्रांसपिरेशन क्या करता है? बिल्कुल मिनिमाइज कर देता है। ठीक है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? और एब्सिसिक एसिड को इसी रीजन से बच्चों स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। कौन से हार्मोन के नाम से जानते हैं? प्लांट का कोई अगर स्ट्रेस हार्मोन है, मतलब जो स्ट्रेस कंडीशन में रिलीज होता है, तो वो हार्मोन कौन सा है बच्चा? वो हार्मोन है आपका एब्सिसिक एसिड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से मुझे बताएंगे, क्या ये बात सबको क्लियर है? क्या मैं आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें करवा दूं? मुझे जल्दी से आंसर दे दो, क्या ये बात सबको क्लियर है? ठीक है, इसी के साथ बच्चों, इसी के साथ हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी के साथ बच्चों हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चले आगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको वीडियो शेयर करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है। आपकी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोग यूट्यूब पे आ रहे हो, पूरा 1 घंटा पढ़ के जा रहे हो, तो आपको बस अपने वीडियोस को फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और वीडियोस को मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक करना है। ठीक है, इतनी सी बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं, सिंपल आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट के नाम दिए हैं और आपको बताना है वो किस चीज को मेजर करने में हेल्प करते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में चाहे ब्लड प्रेशर हो, ब्लड प्रेशर तो एक नॉर्मल सी चीज है, जैसे स्टोमेटा का जो पोर होता है जहां से ट्रांसपिरेशन होता है उसका साइज अगर तुम्हें मेजर करना है तो किस इंस्ट्रूमेंट से करोगे? या प्लांट में जो ग्रोथ रेट है उसको तुम किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करोगे? तो एक सिंपल सा कई बार क्वेश्चन आ जाता है, मैचिंग में भी आ जाता है और सिंपल डायरेक्ट भी पूछता है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो बच्चों जो तुम्हारा ऑक्सेनोमीटर होता है, ऑक्सेनोमीटर क्या करता है? प्लांट में जो ग्रोथ रेट है उसको मेजर करता है। प्लांट की जो ग्रोथ है उसका रेट कौन मेजर करता है? ऑक्सेनोमीटर। कौन मेजर करता है बच्चों? ऑक्सेनोमीटर। तो पी का आंसर तो हो गया 4, इसका मतलब सी ऑप्शन तो हो नहीं सकता। ठीक है, फिर बच्चों तुम्हारा दिया हुआ है पोटोमीटर। पोटोमीटर बच्चों ट्रांसपिरेशन का जो रेट होता है उसको मेजर करता है कि ट्रांसपिरेशन किस स्पीड से हो रहा है, ट्रांसपिरेशन का रेट क्या है। तो क्यू का आंसर हो गया 3rd, तो इस हिसाब से ए ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब है बच्चों तुम्हारा पोरोमीटर। बच्चों पोरोमीटर देखो, स्फिग्मैमोमीटर तो सबको पता है, स्फिग्मोमैनोमीटर तो सबको पता है कि ये ब्लड प्रेशर को नापता है, तो एस का आंसर तो 2nd होगा। इस हिसाब से बी ऑप्शन भी गलत हो गया, राइट आंसर क्या हो गया? डी। और बच्चों पोरोमीटर क्या करता है? पोरोमीटर आपके स्टोमेटा जो पोर होते हैं इसके साइज को मेजर करता है। तो कई बार सिंपल पूछ लेते हैं कि ऑक्सेनोमीटर क्या करता है, पोटोमीटर क्या करता है, पोरोमीटर क्या करता है, या फिर बीपी किससे नापा जाता है। तो एक कंबाइंड मैचिंग के फॉर्म में मैंने आपको यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इसी के साथ बच्चों अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी के साथ अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बात आती है बच्चों C4 साइकिल की। अब यहाँ पे बात आ रही है आपकी C4 साइकिल की। तो सबसे पहले तो आपको C4 साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में पता होना चाहिए बच्चों? आपको C4 साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। बच्चों ये जो आपकी C4 साइकिल होती है ना, इसको हेड स्लैक पाथवे के नाम से भी जानते हैं। इसका एक और नाम होता है, इसको हेड स्लैक पाथवे के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम C4 साइकिल क्यों पड़ा है बच्चों? क्योंकि इसमें जो पहला कंपाउंड बनता है वो 4 कार्बन का होता है। जो मैंने केल्विन साइकिल तुम्हें पढ़ाई थी लास्ट क्लास में, लास्ट सेशन में, C3 साइकिल, उसमें पहला जो कंपाउंड बन रहा था फोस्फो 3 ग्लिसरेट, वो 3 कार्बन कंपाउंड था, इसीलिए उसको C3 साइकिल कहते हैं। यहाँ पे जो पहला कंपाउंड बनता है उसमें 4 कार्बन होते हैं, इसी रीजन से इसको C4 साइकिल कहते हैं। बच्चों इसकी स्पेशलिटी क्या होती है? जो C4 प्लांट्स होते हैं ना, इनकी जो एनाटॉमी होती है वो थोड़ी स्पेशलाइज, थोड़ी मॉडिफाइड होती है, और इनकी एनाटॉमी को क्रांस एनाटॉमी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? क्रांस एनाटॉमी।
आपके पास जनरली C3 सेल में क्या होता है कि जो मीजोफिल सेल्स होते हैं, मीजोफिल सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वहां पे फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन बच्चों C4 सेल्स में ये रही आपकी एपिडर्मिस, और यहाँ पे इस तरीके से है सपोज आपके वेस्क्यूलर बंडल्स। क्या है? वेस्क्यूलर बंडल्स। तो ये जो तुम्हारे बच्चों सेल्स होते हैं, कौन से सेल? C4 प्लांट के सेल। इनमें दो टाइप के सेल मिलते हैं। एक तो तुम्हारे मीजोफिल सेल है। कौन से सेल है? मीजोफिल सेल। इन मीजोफिल सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, इन मीजोफिल सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, यहाँ पे तो फोटोसिंथेसिस होता ही होता है। साथ में वेस्कुलर बंडल्स के चारों तरफ एक और टाइप के सेल्स मिलते हैं जिनको बंडल शीथ सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बंडल शीथ सेल्स। इनके पास भी बच्चों क्लोरोप्लास्ट मिलता है और यहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस होती है। मतलब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस दो टाइप के सेल्स में हो रही है, मीजोफिल के क्लोरोप्लास्ट में और बंडल शीथ के क्लोरोप्लास्ट में। वहीं जो तुम्हारे C3 सेल्स होते हैं उनका जो फोटोसिंथेसिस होता है वो सिर्फ और सिर्फ मीजोफिल के क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की एनाटॉमी आपने देखी, इसी को क्रान्स एनाटॉमी का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं बच्चों? क्रान्स एनाटॉमी का। ठीक है, तो अब हम C4 साइकिल देखते हैं कि C4 साइकिल होती क्या है। यहाँ पे बच्चों अब हम लोग C4 साइकिल देखते हैं पहले कि C4 साइकिल होती क्या है, फिर तुम लोग इसका आंसर दोगे, फिर तुम लोग इस क्वेश्चन का आंसर दोगे अपने आप। तो हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों, हम लोग देखने जा रहे हैं C4 साइकिल के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया C4 जो प्लांट्स होते हैं इनके पास दो टाइप के सेल है जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो बच्चों ये मैं पहले बनाने जा रही हूँ तुम्हारा मीजोफिल सेल। कौन सा सेल बनाने जा रही हूँ? मीजोफिल सेल। होता क्या है, बाहर एनवायरमेंट से हमने CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लिया है हमने, मतलब किसने बच्चों? मीजोफिल सेल ने। आपके मीजोफिल सेल ने बाहर एनवायरमेंट से CO2 लिया। इस CO2 को बच्चों हम बाइकार्बोनेट आयन में कन्वर्ट करते हैं, मतलब HCO3 नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। होता क्या है बच्चों, ध्यान से देखेंगे, ये है तुम्हारा साइटोप्लाज्म, ये है क्या बच्चों? तुम्हारा साइटोप्लाज्म। ठीक है, उसके बाद बच्चों, उसके बाद ध्यान से देखेंगे, ये जो तुम्हारा बाइकार्बोनेट होता है ना, इसको पेप मिलता है। कौन मिलता है? पेप। पेप की फुल फॉर्म होती है, बताओ क्या होती है? फोस्फोइनोल पाइरुवेट। पेप में बच्चों 3 कार्बन होते हैं और HCO3 में 1 कार्बन है। तो अगर ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, अगर ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो कितने कार्बन कंपाउंड बनेगा बच्चों? 4 कार्बन कंपाउंड। तो पहला जो कंपाउंड बन रहा है वो 4 कार्बन से बन रहा है, इसीलिए इसको C4 साइकिल कहते हैं। तो ये जो C4 कंपाउंड होता है ये एक एसिड होता है। पहले ये ऑक्सैलो एसिड होता है, उसके बाद ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वो भी डिटेल में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगी। तो ये जो C4 एसिड होता है बच्चों, ये C4 एसिड आपका चला जाता है किसके पास? बंडल शीथ के पास। ये जो बच्चों आपका C4 होता है ये किसके पास चला जाता है? ये चला जाता है आपका बंडल शीथ के पास। यहाँ पे ये वाला सेल जो है बच्चों, ये है आपका बंडल शीथ। कौन सा है? बंडल शीथ। तो ये जो आपका C4 एसिड बना है मीजोफिल में, ये मूव होके कहाँ चला जाता है? ये चला जाता है बंडल शीथ में। तो इस तरीके से बंडल शीथ सेल में आ गया C4 एसिड। कौन आ गया? C4 एसिड। इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ मैंने यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन कर दिया पेप का। किसका कार्बोक्सिलेशन कर दिया? पेप का। पेप को मैंने CO2 दे दी, इसका मतलब पेप का कार्बोक्सिलेशन हो गया। और इसके लिए जो बच्चों एंजाइम यूज होता है उसका नाम होता है पेप कार्बोक्सिलेज। क्या नाम होता है? पेप कार्बोक्सिलेज। इसका मतलब पेप कार्बोक्सिलेज जो है वो साइटोप्लाज्म में लोकेटेड है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी यही बोला हुआ है कि पेप कार्बोक्सिलेज जो है वो साइटोप्लाज्म में लोकेटेड है। तो ये स्टेटमेंट तो बच्चों आपकी सही हो गई। इस हिसाब से ये स्टेटमेंट तो आपकी सही हो गई। ठीक है, अब बच्चों ये जो C4 एसिड है जब ये बंडल शीथ में जाता है तो इसका डी कार्बोक्सिलेशन हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? इसका डी कार्बोक्सिलेशन हो जाता है, मतलब इसका जो CO2 है वो रिलीज हो जाता है। तो ये वापस कन्वर्ट हो जाता है C3 कंपाउंड में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? C3 कंपाउंड में। ये C3 कंपाउंड मूव होके वापस मीजोफिल में चला जाता है और वापस पेप में कन्वर्ट हो जाता है। तो पेप को तुमने लिया था और वापस रिलीज करवा दिया, लेकिन बदले में तुमने क्या कर दी? बंडल शीथ सेल के अंदर CO2 इकट्ठी कर दी। ये CO2 जो है बच्चों ये केल्विन साइकिल में यूज होती है और हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस करते हैं। केल्विन साइकिल मैंने तुम्हें लास्ट सेशन में पढ़ाई थी। ठीक है, तो इसका मतलब जो तुम्हारे C4 प्लांट्स है, ये केल्विन साइकिल को, ये C3 प्लांट्स को, जो केल्विन साइकिल है तुम्हारे जो C3 साइकिल है बच्चों, ये उनको क्या दे रहे हैं? CO2 एडिशनल ऑक्सीजन दे रहे हैं।
तो जो C4 प्लांट्स होते हैं उनके अंदर C3 साइकिल तो होती ही होती है, केल्विन साइकिल तो होती ही होती है, लेकिन उस केल्विन साइकिल को एक्स्ट्रा CO2 इकट्ठा करके कौन देता है? C4 साइकिल। तो C3 प्लांट्स वो होते हैं जिनके अंदर सिर्फ C3 साइकिल होती है, और C4 प्लांट्स वो होते हैं जिनके अंदर C3 C4 दोनों होती है। तो C4 प्लांट्स के अंदर CO2 को इकट्ठा, CO2 को एनरिच करने का मैकेनिज्म होता है, जिसकी वजह से उनका जो क्वांटम यील्ड है, मतलब उनका जो फोटोसिंथेसिस करने का रेट है, वो क्या होता है? ज्यादा होता है। तो C3 का जो क्वांटम यील्ड है वो कम होता है, C3 से प्रोडक्ट कम मिलता है, और C4 से हमें प्रोडक्ट ज्यादा मिलता है, क्योंकि C4 के पास केल्विन साइकिल तो है ही है, C3 साइकिल तो है ही है, साथ में C4 साइकिल भी हेल्प कर रही है CO2 को फिक्स करने में। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो Q क्या कह रहा है? Q कह रहा है C4 साइकिल occurs in the chloroplast of bundle sheath cell। C4 साइकिल जो है वो बंडल शीट सेल के क्लोरोप्लास्ट में होती है। मैंने तुम्हें बताया ना, मीजोफिल और बंडल शीट दोनों के पास क्लोरोप्लास्ट होता है, वहां पे C4 साइकिल होती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। फिर R कह रहा है C4 साइकिल इज अ CO2 एनरिचमेंट साइकिल। C4 साइकिल से तुम CO2 को एनरिच कर सकते हो, CO2 को ज्यादा फिक्स कर सकते हो, ये भी सही है। अगला पॉइंट बच्चों C3 के बारे में है। हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो सिर्फ C4 के बारे में पूछा गया है, तो इसे हमें देखना ही नहीं है। मतलब P, Q और R तीनों सही हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? C। राइट आंसर क्या हो जाएगा? C। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में बच्चों? पेप कार्बोक्सिलेज जो होता है आपका, वो आपका मीजोफिल सेल में होता है। कहां पे होता है? मीजोफिल सेल में। जहां पे तुमने पेप को CO2 दिया है, इसका मतलब वहीं पे पेप का कार्बोक्सिलेशन हुआ है, तो वहीं पे तुम्हारा पेप कार्बोक्सिलेज प्रेजेंट होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ, क्या ये बात तुम सबको क्लियर है? क्या ये बात तुम सबको क्लियर है? बेटा पेप कार्बोक्सिलेज मीजोफिल में प्रेजेंट है, और रुबिस्को, यहीं पे अगर तुमसे पूछा जाता रुबिस्को कहाँ प्रेजेंट है, तो बच्चों रुबिस्को मैंने तुम्हें कल बताया था ना, रुबिस्को केल्विन साइकिल करवाता है, और केल्विन साइकिल बंडल शीट सेल में हो रही है। ये जो CO2 तुमने रिलीज किया है, बंडल शीट में रिलीज किया है ना, ये CO2 केल्विन साइकिल करवाएगा, यस और नो? तो केल्विन साइकिल बंडल शीट सेल में हुई है। कहाँ हुई है? बंडल शीट सेल में। तो रुबिस्को वहां मिलेगा, लेकिन पेप कार्बोक्सिलेज, पेप का कार्बोक्सिलेशन मीजोफिल में हुआ है, तो पेप कार्बोक्सिलेज मीजोफिल में मिलता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से मुझे बताइए, क्या ये बात सब बच्चों को क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से मेरी बात का रिप्लाई करेंगे, क्या ये बात सब बच्चों को क्लियर है? क्या ये बात सब बच्चों को क्लियर है? शुड आई मूव अहेड? ओके स्वरूप, स्वरूप दत्ता, वेरी गुड, एक्सीलेंट। खान साहब ठीक है। अब देखो, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। ये देखो, अब हम लोग ना C4 साइकिल को थोड़ा और डिटेल में देखने जा रहे हैं। बच्चों तुम्हें पता है C4 साइकिल में दो टाइप के सेल प्रेजेंट है। ये वाली साइकिल जिस बच्चे ने समझ ली, वो कभी C4 के आंसर गलत नहीं करके आएगा, वो कभी गलत नहीं करके आएगा। अब मैं तुम्हें ओवरव्यू तो दे चुकी हूँ C4 साइकिल का, अब मैं तुम्हें डिटेल स्टेप बताने जा रही हूँ कि C4 साइकिल एक्चुअली में चलती कैसे है। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये तुम्हारा मीजोफिल सेल है। कौन सा सेल है? मीजोफिल सेल। और यहाँ पे बड़ा सा ये तुम्हारा प्रेजेंट है बंडल शीट सेल। कौन प्रेजेंट है? बंडल शीट सेल। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं, अब हम लोग देखने जा रहे हैं, ये बड़ा सा मीजोफिल सेल हो गया, और वो हो गया तुम्हारा बंडल शीट सेल। ठीक है, अब ये देखने जा रहे हैं होता क्या है, ध्यान से देखेंगे। होता क्या है, तुम्हें पता है एनवायरमेंट से तुम्हें मिलेगी CO2। CO2 तुम्हें कहां से मिलेगी बच्चों? एनवायरमेंट से। कहां से मिलेगी? एनवायरमेंट से। ये CO2 बच्चों HCO3 नेगेटिव, मतलब बाइकार्बोनेट आयन में कन्वर्ट हो जाती है, यस और नो? और फिर तुम्हें पता है पेप इसका इंतजार करता है। कौन इंतजार करता है? पेप। बच्चों ये है सेल का साइटोसोल। सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं और साइटोप्लाज्म भी होता है। तो बच्चों ये मैं बनाने जा रही हूँ क्लोरोप्लास्ट। मीजोफिल का मैंने बनाया क्लोरोप्लास्ट। बच्चों मीजोफिल एक सेल है, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेली भी मिलेगी और साइटोप्लाज्म भी मिलेगा, तो मैंने क्लोरोप्लास्ट अलग दिखाया है और साइटोसोल अलग दिखाया है।
सिमिलरली बंडल शीट के पास भी क्या मिलेगा बच्चों, अपना क्लोरोप्लास्ट, क्या मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट, और बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट है बच्चों ये क्या हो जाएगा, इसका साइटोप्लाज्म, क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो बच्चों ये जो तुम्हारा पेप है, ये जो तुम्हारा पेप है ये HCO3 नेगेटिव का इंतजार करता है, और यहाँ पे जब इसको, जैसे ही इसको HCO3 नेगेटिव मिल जाता है तो ये एक 4 कार्बन कंपाउंड में क्या हो जाता है बच्चों, कन्वर्ट, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एक 4 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका नाम होता है ऑक्सैलो एसीटेट। क्या नाम होता है, ऑक्सैलो एसीटेट। तो आपसे पूछा जाए पेप से ऑक्सैलो एसीटेट कहां बनता है, तो आप बोलोगे मीजोफिल सेल के साइटोप्लाज्म में। कहां बनता है, मीजोफिल सेल के साइटोप्लाज्म में। बच्चों ये ऑक्सैलो एसीटेट क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाता है, मीजोफिल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये ऑक्सैलो एसीटेट मूव करता है, और यहाँ पे बच्चों ये मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मैलेट में। ये काम करवाने के लिए बच्चों तुम्हें NADPH खर्च करना पड़ता है। क्या खर्च करना पड़ता है, NADPH खर्च करना पड़ता है, अपनी एनर्जी खर्च करवानी पड़ती है। तो अगर तुमसे पूछा जाए ऑक्सैलो एसीटेट से मैलेट कहां बनता है, तो तुम बोलोगे क्लोरोप्लास्ट ऑफ मीजोफिल। क्या बोलोगे, क्लोरोप्लास्ट ऑफ मीजोफिल। फिर बच्चों ये मैलेट जाता है बंडल शीथ के पास, ये मैलेट जाता है बंडल शीथ के पास। बंडल शीथ के पास साइटोप्लाज्म में या क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में। कहां जाता है, क्लोरोप्लास्ट में। वहां से बच्चों ये जो मैलेट जो 4 कार्बन से बना हुआ था, वहां इसका डिकार्बोक्सिलेशन होता है, मतलब इसका CO2 क्या होता है बच्चों, इसका CO2 रिलीज हो जाता है, और ये केल्विन साइकिल में काम आता है। किस में काम आता है, केल्विन साइकिल में। कहां काम आता है बच्चों, केल्विन साइकिल में। तो अब ये कन्वर्ट हो जाता है बच्चों पाइरूवेट में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, पाइरूवेट में। पाइरूवेट में कितने कार्बन हो जाएंगे, अब 3, क्योंकि तुमने 4 कार्बन में से एक CO2 रिलीज करवा दी है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे तुम्हारा NADPH का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे तुम्हारा NADPH का फॉर्मेशन होता है, मतलब जो एनर्जी तुमने खर्च करी थी वो तुम्हें वापस मिल गई। ये पाइरूवेट बच्चों वापस से मीजोफिल के क्लोरोप्लास्ट में आता है, ये पाइरूवेट वापस से मीजोफिल के क्लोरोप्लास्ट में आता है, और यहाँ पे तुम्हारा पाइरूवेट से पेप बनता है। पाइरूवेट से क्या बनता है, पेप। पाइरूवेट भी 3 कार्बन कंपाउंड है, पेप भी 3 कार्बन कंपाउंड है, और ये पेप वापस डिफ्यूज होकर साइटोप्लाज्म में आ जाता है। तो बच्चों पाइरूवेट से जब तुम पेप बनाते हो, पाइरूवेट से जब तुम पेप बनाते हो तो तुम्हें ATP खर्च करना पड़ता है, और ये ATP बच्चों AMP में ब्रेक होता है। मतलब ATP जनरली ADP में ब्रेक होता है, यस और नो, और एक फॉस्फेट टूटता है तो एनर्जी मिलती है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें दोनों फॉस्फेट हटाने पड़ेंगे, मतलब ट्राई फॉस्फेट से मोनोफॉस्फेट कंडीशन में जाना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा पाइरूवेट पेप में कन्वर्ट होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कन्वर्जन ऑफ पाइरूवेट इनटू पेप। पाइरूवेट से जो तुम पेप बनाते हो बाय यूज ऑफ ATP इन C4 पाथवे, वो कहां होता है, तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है ना, वो कहां पे हो रहा है, वो हो रहा है मीजोफिल के क्लोरोप्लास्ट में। कहां हो रहा है, मीजोफिल के क्लोरोप्लास्ट में। तो बच्चों अगर तुमने ये साइकिल अच्छे से पढ़ ली तो तुम्हारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे बिल्कुल डिटेल वर्जन तुम्हें प्रोवाइड करवा दिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से मुझे बताएंगे, जल्दी से मुझे बताएंगे, क्या ये बात तुम सब बच्चों को क्लियर है? एक बार दोबारा देख लो, मीजोफिल सेल है, बंडल शीथ सेल है, मीजोफिल सेल का साइटोप्लाज्म है, बंडल शीथ का साइटोप्लाज्म है, मीजोफिल का क्लोरोप्लास्ट होगा, बंडल शीथ का क्लोरोप्लास्ट होगा। एटमॉस्फेयर से CO2 आएगी, उसका बेसब्री से इंतजार कौन कर रहा होगा, पेप कर रहा होगा। जैसे तुम लोग अपना CUET PG का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो ना, CSIR नेट का, IIT जैम का, ऐसे ये बेचारा पेप कब से, सदियों से इंतजार कर रहा है इस CO2 का। ये CO2 बाइकार्बोनेट आयन में कन्वर्ट होती है, एक कार्बन प्लस 3 कार्बन जो कि पेप के पास है, वो चारों मिलके ऑक्सैलो एसीटेट बनाएंगे। ऑक्सैलो एसीटेट के पास कितने कार्बन हो गए, टोटल 4। ये काम साइटोप्लाज्म में हुआ है। साइटोप्लाज्म कहेगा मैंने अपना काम पूरा कर दिया, अब तुम जाओ क्लोरोप्लास्ट के पास। तो साइटोप्लाज्म से हम लोग भाई क्लोरोप्लास्ट में चले जाएंगे, वहां पे हमारी मेहमान नवाजी होगी, वहां पे हमें एनर्जी मॉलिक्यूल मिलेगा NADPH। वो NADPH हमें किसमें कन्वर्ट कर देगा, मैलेट में। हमने कार्बन को रिलीज नहीं किया है तो 4 कार्बन से 4 कार्बन कंपाउंड ही बन रहा है। ये मैलेट बच्चों चला जाएगा बंडल शीट के पास। यहाँ पे लेकिन बेचारे के साथ बहुत बुरा होगा, इसका एक कार्बन
छीन लिया जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पाइरुवेट में, लेकिन इस काम को करते हुए हमें एनर्जी का मॉलिक्यूल मिलेगा जो हमने पहले खर्च किया था। तो जो CO2 रिलीज हुआ है बच्चों डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस से, वो केल्विन साइकिल में काम करेगा। ठीक है, तो कोई पूछेगा तुमसे कि C4 प्लांट्स में CO2 एनरिचमेंट कहाँ होता है, मेसोफिल में या बंडल शीट में, तो तुम बोलोगे बंडल शीट में। CO2 रिलीज कहाँ पे हुई है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि CO2 का तुमने जो CO2 तुमने यूज करी है, कंसंट्रेट करी है, वो कहाँ करी है तुमने, बंडल शीट में। ठीक है, फिर बेचारा पाइरुवेट किसके पास जाएगा, वापस से लौट के बुद्धू घर को आए, अपने मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट के पास आएगा, वहां पे ATP AMP में ब्रेक होगा और पेप कन्वर्ट होगा। पेप बेचारा वापस कहेगा मैं तो अपने घर में ही ठीक था, मैं साइटोप्लाज्म में ही ठीक हूँ मीजोफिल के। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैंने पूरी राम कथा तुम्हें फिर से सुना दी है, क्या ये बात तुम्हें क्लियर है? जल्दी से बता दो अब तुम मुझे जल्दी से रिप्लाई कर दो, क्या ये बात तुम्हें क्लियर है? रट गया सबको बच्चों को? पैप, ऑक्सैलो एसीटेट, मैलेट, पाइरुवेट और पैप। आ गई बात समझ में? इज इट क्लियर टू एवरीवन? मुझे जितने 15 20 25 जितने बच्चे प्रेजेंट है सबका यस चाहिए, तभी मैं आगे बढ़ूंगी, वरना मैं दोबारा बताऊंगी। मुझे सभी बच्चों का रिप्लाई चाहिए, मुझे सभी बच्चों का पॉजिटिव रिजल्ट्स चाहिए, तभी मैं आगे बढ़ूंगी। यस आस्था, आपकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आपकी मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप वो ले सकते हो, उसके लिए एक नंबर है जो मैं बार बार स्क्रीन पे दिखाती हूँ, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हो। ये देखो मैं दिखा सकती हूँ, ये रहा नंबर, तुम लोग नोट कर लो, 9136597244, 9136597244। एक मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, तुम लोग वो ले सकते हो, इस नंबर पे कॉल कर लेना, वहां पे तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ मुझे, क्या ये बात तुम्हें क्लियर है? चलो इसी के साथ अगर तुम्हें ये बात क्लियर है ना, तो अब तुम मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अपने आप दो। मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अब तुम अपने आप दोगे, अपने आप आंसर दोगे। देखो वो कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, फोस्फोफिनॉल पाइरुवेट, मतलब पेप की बात कर रहा है। ठीक है, फिर वो कह रहा है मेलिक एसिड, पाइरुविक एसिड, मेलिक एसिड बच्चों मैलेट को तुम यहाँ पे मान सकते हो, पाइरुवेट को तुम यहाँ पे क्या मान सकते हो, पाइरुवेट को तुम यहाँ पे पाइरुविक एसिड मान सकते हो, और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड तुम ऑक्सैलो एसिटेट को मान सकते हो। ये चार तुम्हें नाम दिए हैं। फिर वो कह रहा है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज इंटरमीडिएट कंपाउंड, वो कह रहा है ये चारों ना इंटरमीडिएट कंपाउंड्स हैं, तो इनका करेक्ट सीक्वेंस बताओ एज दे फॉर्म इन C4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे। ये कहाँ बनते हैं, ये C4 पाथवे में बनते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इनका तुम सीक्वेंस बताओ कि पहले कौन बनता है, फिर कौन बनता है, फिर कौन बनता है, फिर कौन बनता है। अभी पढ़ा के आ रही हूं तुम्हें बच्चों, मैं तुम्हें अभी पढ़ा के आ रही हूँ, जल्दी से मुझे बताओ सबसे पहले कौन बनता है, सबसे पहले कौन बनता है। मुझे पता है बहुत बच्चे यहाँ पे गलत आंसर देंगे, मुझे पता है बहुत बच्चे यहाँ पे गलत देंगे, बहुत बच्चों का आंसर यहाँ पे गलत होगा। जल्दी से मुझे सब बच्चों का आंसर चाहिए। खान साहब का आंसर आ चुका है, कमरन का आंसर आ चुका है, खुशबू कुमारी का आंसर यहाँ पे आ चुका है, झा क्रिएशन का आंसर आ चुका है। सब बच्चों का आंसर चाहिए बच्चों मुझे। तुम्हें C4 मैंने इतने अच्छे से पढ़ाया है, तो अब मुझे सबका आंसर तो एक्सपेक्टेड होगा ही ना। देखो सिर्फ 5-6 बच्चों का आंसर आया है, बाकी बच्चे, मुझे सब बच्चों का आंसर चाहिए। बाकी बच्चे कहाँ हैं, कहाँ गायब हो गए बाकी बच्चे? 20-22 बच्चे प्रेजेंट है, सबके सबका मुझे आंसर दे दो, यहाँ पे मजा सा आ जाएगा। मैं मान लूंगी कि मेरी मेहनत सफल हुई, तुम्हारी C4 साइकिल क्लियर हो गई। सिर्फ 5 बच्चों का आंसर आया है, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? नेहा का आंसर आ गया, वेरी गुड, वेरी गुड, नेहा का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। ओके इट्स कामरान, ओके सॉरी इट्स कामरान, ठीक है कमरन नहीं है कामरान है। ओके स्वराज का आ चुका है। शायद क्या होता है कि शायद डी, कॉन्फिडेंस के साथ बताओ, जो भी आंसर है कॉन्फिडेंस के साथ बताएंगे। चलो काफी बच्चों का आंसर आ चुका है और सबका आंसर बिल्कुल सही है। देखो बच्चों, कुछ बच्चे क्या होते हैं, सोचते हैं सबसे पहले पेप बना हुआ है। बच्चों पेप तो पहले से ही बना हुआ प्रेजेंट था, बनाया तो तुमने क्या है, सबसे पहले ऑक्सैलो एसिटिक, क्या बनाया है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, यस और नो? तो सबसे पहले तुमने बनाया ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, उसके बाद यहां से तुमने मैलिक एसिड बनाया था, फिर इस मैलिक एसिड से तुमने पाइरुविक एसिड बनाया था, और अल्टीमेटली इस पाइरुविक एसिड से तुमने पेप बनाया था। बच्चों को लगता है पेप, फिर ऑक्सैलो एसिटिक, फिर मैलिक, और फिर हम पाइरुविक करेंगे। नहीं, वो कह रहा है इंटरमीडिएट सबसे पहले कौन सा बनाया, तो सबसे पहले ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाए, पेप तो पहले से ही प्रेजेंट था। फिर
फिर मैलिक बनाए, फिर पायरुविक बनाए, फिर पेप बनाए। तो सबसे पहले हमारा 4 बनाए, यस और नो, फिर हमारा 2 बनाए, फिर हमारा बना है 3 और फिर बना है 1। तो इस हिसाब से कौन सा आंसर सही हो गया? 4 2 3 1। मतलब यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा बच्चों? डी। क्या होगा? डी। तो सभी बच्चों का आंसर यहाँ